दोस्तों नमस्कार। भाजपा की राजनीतिक जमीन अगर कमजोर हो जाए और संघ की सामाजिक पकड़ अगर कमजोर हो जाए तो फिर राजनीतिक बचेगा कहां। और शायद भारत की राजनीतिक में दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा और संघ का तालमेल एक ऐसी राजनीतिक जमीन को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बना चुका है जहां पर वह अपने मन मुताबिक प्रयोगशाला के तौर पर नए नए प्रयोग करते भी रहे हैं। और बीते 2 दशकों से एक तरफ गुजरात है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो हाल का जो उपज है और उसके पीछे वहां पर अयोध्या कांड भी जुड़ा हुआ है और मौजूदा वक्त में योगी भी जुड़े हुए हैं वहां से। तो एक क्षण के लिए अगर आप सोचिए कि गुजरात को मोदी मॉडल के आसरे राजनीतिक तौर पर पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीतिक जमीन को कहीं ना कहीं संघ ने जिले दर जिले नहीं बल्कि गांव दर गांव उसको सींचा है और इस जमीन बीजेपी को लगातार भाजपा को लाभ पहुंचाता रहा है। हालांकि झटका 2018 में जरूर लगा था भाजपा को, लेकिन एक बरस के भीतर मोदी मॉडल ने कमाल किया और कांग्रेस की ज्योति आदित्य सिंधिया को इस वक्त कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आकर के खड़े हो गए। विधायकों की एक लंबी कतार इस तरीके से खड़ी हुई कि कांग्रेस की सत्ता डगमगाते हुए धाराशाही हो गया। लेकिन अभी सवाल एक दूसरा है और यह सवाल कहीं उससे बड़ा है, क्योंकि करप्शन के आसरे राजनीतिक सत्ता को गिराया जा सकता है। इसका नायाब प्रयोग कर्नाटक में हुआ था और कर्नाटक का प्रयोग क्या भारत के हर राज्य पे चल सकता है? अगर वह मध्य प्रदेश पे भी चल सकता है तो स्थिति फिर नाजुक है, क्योंकि कांग्रेस ने यही दांव मध्य प्रदेश में चलना। और याद कीजिए, करप्शन के मद्देनजर 40% कमीशन का जिक्र कर्नाटक की राजनीतिक ने घूमता रहा और कर्नाटक की हार के बाद मध्य प्रदेश में जैसे ही 50% कमीशन का मसला उछला तो वैसे ही भाजपा की सत्ता सक्रिय हो गया और दिल्ली से नागपुर तक घंटी घनघनाने लगा। और स्थिति यह आ गई कि तुरंत पहल नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस देश में हर कोई जानता है करप्शन भारत के सिस्टम का हिस्सा है, राजनीतिक बना ही देता है और सत्ता उसके अनुकूल चलती ही है। लेकिन अगर यह मुद्दा बन जाए और सत्ता हाथ से निकल जाए तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि संघ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद भी वह इसलिए कर्नाटक को लेकर के बेचैन नहीं हुई क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री तक पर भी संघ की सहमति नहीं थी। वहां की सहमति ना संघ ली गई ना दी गई। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के सहमति दी भी गया और लिया भी गया। यही वह परिस्थिति है जिसमें करप्शन का मुद्दा जैसे ही उभर करके सामने एक पत्र के जरिए आया, उस पत्र को दोबारा से सोशल मीडिया में डालने पर किसी दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम प्रमुख नेता और प्रियंका गांधी पर भी केस दर्ज करा दिया गया एक ही रात में। यानी कल की एक ही दिन में 41 एफआईआर दर्ज हुआ। वो इंदौर का थाना हो या भोपाल का थाना हो, वह ग्वालियर का थाना हो, रीवा का थाना हो, हर जगह एक साथ एफआईआर दर्ज की गया। कमो बेस हर जगह जिस एफआईआर में जो धाराएं लगाया गया वह भी समानता एक सरीख ही है। राजनीतिक तौर पर क्या भाजपा के पांव उखड़ रहे हैं और संघ को समझ नहीं आ रहा है कि अगर करप्शन का चार्ज लग जाए और करप्शन के बाद जनता विपक्ष के साथ खड़ी हो जाए तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी। और खास तौर पर प्रियंका गांधी पर 41 एफआईआर दर्ज किया गया। हम उस 41 एफआईआर दर्ज और मध्य प्रदेश की राजनीतिक के भीतर इंटर करेंगे। इससे एक एक पन्ने आपको खोल करके बताएंगे और वहां की राजनीतिक परिस्थिति में क्या मुश्किल है शिवराज सिंह चौहान के सामने। जहां पर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, तमाम परियोजनाएं कहीं ना कहीं लंबित पड़ी हुई है या देरी से चल रहा है। इस बजट में भी जो 8 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का जिक्र किया गया था, क्या उसके लिए भी पैसा नहीं है? वह भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ऐसे में एक पत्र बम की तरह आता है जिसमें कहा जाता है कि दरअसल 50% कमीशन मांग रहे हैं, चुनावी बरस है और उसके बाद सिर्फ 40% हमें कैसे मिलता है और 10% मूल ठेकेदार को कैसे मिलता है। और इस पूरे पत्र को बोगस बताते हुए और कहा गया जिसने पत्र लिखा ना तो उसका कोई अता पता है और ना ही जिस सीट पर लिखा गया जिसमें
ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका भी कोई अता पता नहीं है, तो एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन प्रियंका गांधी के खिलाफ और उनके ट्वीट के बाद उन पर जो एफआईआर दर्ज हुआ उस राजनीतिक को गरमा देता है, जहां पर गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर कानून के शिकंजे में लेने की सियासत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। लेकिन हम यहां पर एक चीज पहले शुरू में दिखाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी, याद कीजिए जून के महीने में 12 जून को वह गई थी जबलपुर, और वहां पर उसने नर्मदा नदी किनारे के एक पूजा किया था, और 31 जुलाई को गई थी ग्वालियर। जितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की भीड़ थी और 3 ही मुद्दे वह उठा रही थी। एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा था, दूसरी तरफ करप्शन का मुद्दा था, और तीसरी तरफ महंगाई का जिक्र था। चंद सेकंड के इस क्लिप को देखिएगा, जो 31 जुलाई ग्वालियर की रैली का एक दृश्य भर है। उसके बाद यहाँ की राजनीति को समझना शायद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। प्रियंका की राजनीतिक रैली का यह भीड़ किसी भी राजनीतिक दल को डराने के लिए काफी है, और राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की जमीन को किसी भी हालत में कांग्रेस के हाथ जाने नहीं देना है। संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चला है, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत। लेकिन सवाल एक है कि क्या वाकई राजनीतिक में कोई एक राजनीतिक प्रयोग चुनावी जीत दिला सकता है? कर्नाटक के भीतर का राजनीतिक प्रयोग जो करप्शन और भ्रष्टाचार के आश्रय 40% कमीशन का जिक्र कर रहा था, मध्य प्रदेश में क्या 50% कमीशन के आश्रय क्या भाजपा की सत्ता को डिगा सकता है? प्रियंका गांधी के खिलाफ 41 एफआईआर हुए, और उस एफआईआर के फहरिस्त में नाम कमलनाथ का भी है, अरुण यादव का भी है, जयराम रमेश का भी है, और भी चंद नेताओं के नाम है। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया था, पहले उसका जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चेहरे के आश्रय वहां के लोकल राजनीतिक को डाइवर्ट करने की कोशिश भाजपा जरूर करेगा और संघ भी करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर राजनीतिक तौर पर प्रियंका गांधी की रैली में इतना भीड़ है, तो फिर कानूनी शिकंजे में क्या फंसाकर आने वाले वक्त में रैलियों से रोका जा सकता है? यह भी एक सवाल है बड़ा, जो कांग्रेस के भीतर की फुसफुसाहट है। जो ट्वीट किया गया उसमें प्रियंका गांधी के तरफ से लिखा गया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि 50% कमीशन किस तरीके से वहां की सरकार ले रही है, और कर्नाटक के भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई, और कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाले भाजपा सत्ता को सत्ता से हटा देगा। बहुत सीधे तौर पर राजनीतिक संदेश है। वहां जनता ने करप्शन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ वोट किया, और यहां करप्शन के खिलाफ वो वोट खड़े हो जाएं। सवाल है कि मध्य प्रदेश एमपी के भीतर में जो करप्शन को लेकर के गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया हुआ, वहां पर जब आप जाइएगा तो हजारों केस आपको दिखाई देगा जो कि करप्शन को लेकर के वहां पर लोग दर्ज कराते हैं, और उस पर गृह मंत्रालय अपने तौर पर काम करता है। ई पोर्टल को लेकर के इससे पहले आपके जहन में व्यापम भी आ सकता है, लेकिन अभी सवाल मौजूदा राजनीतिक के वक्त में करप्शन के उस पत्र का है जिस पत्र के पते खोजने के लिए भाजपा ने दावा किया कोई नहीं मिला। इसीलिए ये फेक पत्र है, और फेक पत्र को दोबारा से रीट्वीट करना, उस पर पॉलिटिकल कमेंट करना, सत्ता को कटघरे में खड़ा करना, यह नहीं चलेगा। तो जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराए प्रियंका से लेकर के कांग्रेस के तमाम नेताओं पर, वो सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, सभी वकील हैं, और सभी ने एक ही रात में तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में एफआईआर को दर्ज कराया। इंदौर के संयोगतागंज थाने में इंदौर के बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के नेता हैं विनेश पाठक ने शिकायत दर्ज कराई। रात 9:30 बजे धारा 420 लगाया गया, 469 लगाया जाए,
भोपाल में भी रात 9 बजे के लगभग एफआईआर दर्ज होती है। धारा 469, 500, 501 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है। आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जिन्होंने आरोप लगाया है वो कांग्रेस से, भाजपा से जुड़े हुए। ग्वालियर में भाजपा नेता और वकील है पंकज बालीवाल, उसने केस दर्ज किया। यह स्थिति रीवा का भी था। और यहाँ पर सवाल है कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा गया, अगर कानूनी तौर पर उसकी जांच की जाए तो कुछ सवाल तुरंत खड़े हो जाएंगे इस पत्र को लेकर के भी। और दूसरी तरफ इससे जो सरकार इनकार कर रही है कि नहीं नहीं यह पत्र ही बोगस है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो हमको लगता है कि पहले इस पत्र का पोस्टमार्टम कर लीजिए, क्योंकि इस पत्र में मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ के नाम से और विषय किया गया मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाला। ऊपर में जो लिखा गया है, जिसमें भाजपा खुले तौर पर कह दिया कि यह कोई ऐसा संगठन नहीं है, लघु एवं मध्य प्रदेश श्रेणी संविदाकार संघ है, वसंत विहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के 47/4001 यही एड्रेस के नाम पर लिखा गया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि हमारा संगठन मध्य प्रदेश में निर्माण कार्य करने वाले जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी डायरेक्ट उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, किसी दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो कॉन्ट्रैक्टर इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। उसने बताया है कि हम लोग 2012 में ये संगठन बना चुके हैं और सरकार के सामने इसको लाने का प्रयास करते रहे हैं कि हमारे साथ किस तरीके से पेमेंट नहीं हो रहा है। और इस पत्र में लिखे हुए इस संगठन का दावा है कि बीते 10 वर्ष में हमने 35,000 किलोमीटर की सड़क बनाई है, 1,500 के लगभग छोटे बड़े भवन बनाए हैं, 1,000 से ज्यादा छोटे तालाब बनाए हैं। इसके अलावा सरकारी निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। और इस पत्र में उसके बाद बताया गया है कि दरअसल भाजपा के जो मौजूदा सरकार है उसने किस तरीके से उनकी जो संविदा कारक है, जो जीवन उनका नरक हो गया है, जो किसी भी जिले में पुराने कार्य का भुगतान करने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया जा रहा है या किया जा रहा है, तो ये अभी अधिकारी सरकार से राशि प्राप्त होने की बात करते हैं, यानी पैसा नहीं है तो पेमेंट कैसे करें। सरकार में कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। कुछ दलाल किस्म के लोग सक्रिय हैं जो कि 50% कमीशन लेकर के भुगतान कराते हैं। और उसमें बाकायदा बताया गया है कि देखिए 10% तो मूल ठेकेदार अपने पास रख लेता है, 50% कमीशन के तौर पे बढ़ जाता है और 40% हमको मिलता है। तो 40% में यानी 100 रुपये का ठेका है तो 40 रुपये मिलेगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे। लेकिन उसके बाद की लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर इस एफआईआर के तहत पुलिस को भी इसकी जांच, अगर यह कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि हमारे संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले सप्ताह लास्ट वीक ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताई और मुख्यमंत्री ने हमें भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। हमारे लिए अपने ओएसडी को फोन भी किया, लेकिन अपने ओएसडी सर से मिलने पर उन्होंने चुनावी वर्ष का हवाला देते हुए भुगतान की जाने वाली राशि का 50% पार्टी के लिए खर्च करने की बात कहकर हमें निराश कर दिया। 2 सवाल, मुख्यमंत्री से किसी प्रति यूं ही नहीं होता है, बाकायदा डायरी रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। ओएसडी को फोन किया हुआ भी मौजूद होता है और ओएसडी से मिलने के लिए जब इन बातों को लेकर के वह प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलते वहां भी डायरी मेंटेन होती है। अगर उसमें नहीं मुलाकात का जिक्र है या मुलाकात का जिक्र है, दोनों स्थिति सामने राजनीतिक तौर पर अब तूल पकड़ेगा। और इसमें बहुत साफ तौर पर गुजारिश की गई कि महोदय पूर्व में 15 से 20% कमीशन लिया जा रहा था, तब कोई आपत्ति थी नहीं, लेकिन अब 50% कर दिया गया है तो गुणवत्ता भी नहीं आ रही और पेमेंट भी नहीं हो रहा, दलाल किस्म के लोगों के जरिए हो रहा है। तो इस मामले में वह जांच करने की मांग कर रहा है कि जांच हाईकोर्ट के जज से कराइए और प्रदेश के समस्त लंबित भुगतान कराने की आप कृपा करें और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेगा। नाम दिया गया ज्ञानेंद्र अवस्थी मिला, जो भाजपा दावा कर रही है, ना ही वो एड्रेस मिला। लेकिन इसके भीतर जो प्रतिनिधि मंडल का मुख्यमंत्री से मुलाकात है, क्या उसकी जांच होगी? ओएसडी के साथ वो फोन किया गया, क्या उसकी भी जांच होगी अगर मामला कानूनी तौर पर चल पड़ता है? लेकिन जब यह कहा गया कि ओएसडी ने कहा कि पैसा है नहीं, चुनावी वर्ष है, तो फिर हमने मध्य प्रदेश की हमारी
जो फाइल को देखते हैं कि मध्य प्रदेश की है क्या स्थिति, वहां पर क्या पेमेंट कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है? क्या वाकई इस तरीके से चीजें चल रही है? जो हकीकत है मध्य प्रदेश के भीतर की आज की तारीख में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। इसको भी जरा सिलसिलेवार तरीके से आप सुनिए, क्योंकि बीते 2 दशकों से शिवराज सिंह चौहान ही है, वहां पर भाजपा की ही सरकार है। तो जो आंकड़े निकल करके आते हैं कि 2013-14 में, यानी प्रधानमंत्री जब मोदी नहीं बने थे, तब मध्य प्रदेश पे प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज था उस समय वो 10,000 रुपए का था, 10,896। 2016 में ये बढ़कर 13,853 हो गया, यानी मध्य प्रदेश के हर नागरिक इतने कर्ज में डूबा हुआ। 2022 में यह बढ़कर के प्रति नागरिक 41,000 हो गया। और 2022 के मार्च के महीने में जब बजट पेश करने से पहले जो जानकारी निकल करके बाहर आता है, तब कर्ज था 2,95,532 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश पर कर्ज था, जो एक बरस के बाद बढ़कर के 3,31,651 करोड़ रुपया हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर इसके भीतर भी आप जाइएगा तो पैसा सरकार के पास है नहीं। कितनी परियोजनाएं लंबित है, 100 से ज्यादा परियोजनाएं लंबित मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में लंबित पड़ी हुई है। उसमें पीडब्ल्यूडी भी आता है, उसमें सिंचाई विभाग भी आता है, तमाम मंत्रालयों के तहत। लेकिन उस दिशा में जाने से पहले एक चीज और आप सोचिए कि क्योंकि वहां के भीतर, वहां जो बजट 8-9 योजनाओं की, बड़ी योजनाओं का जिक्र किया जाए, वहां पर भी मामला अटक गया। पैसे की वजह है। सबसे बड़ा तो नर्मदा का फ्रीवे, एक्सप्रेसवे 3 वे जो ढिंडोरी, शाहपुर, जबलपुर, औरंगाबाद, बरवाहा, लिंगजापुर से निकलेगा, तकरीबन 13,000 करोड़ का खर्चा है। चंबल एक्सप्रेसवे 309 किलोमीटर बनना है, अटक गया। खंडवा फ्लोटिंग पावर प्लांट स्टेशन बनना है और 23 में ही बनना था, 3,000 करोड़ का, 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, वो भी अटका हुआ है। ग्वालियर के शिवपुरा गांव में स्टेडियम बनना था, 30 एकड़ का जमीन तय है, वो भी अटका हुआ है। भोपाल में, जबलपुर में मेट्रो, भोपाल में मेट्रो, इंदौर मेट्रो, चीजें अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन के काम पर। जबलपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनना है, जो जाहिर तौर पर अभी मिनिस्ट्री के तहत ये आदेश आएगा। लेकिन सारी चीजों को उज्जैन में विक्रम उदित्य नगरी बननी है। अगर यह सब चीजें अटकी हुई है इस रूप में, राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, तो सबसे निचले पायदान पे आप जाइएगा और एक क्षण के लिए आप सोचिए कि मनरेगा में पैसा है। मनरेगा में भी जो लेबर कॉस्ट जो निर्धारित की गई महज 20 करोड़ की है, यानी 2021-22 में भी 22 करोड़ था, उसके पिछले बरस 21-22 में 29-30 करोड़ था, लगभग 20-21 में 34 करोड़ था, अब भी 20 करोड़ है। वहां भी पैसा नहीं आ पा रहा। अगर इस स्थिति के भीतर में राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत को समझिएगा तो एक सच हर किसी के सामने है कि 2018 में कांग्रेस चुनाव जीत गई और वहां पर राजनीतिक तौर पर जो भी अदला बदली और विधायक इधर से उधर हुए, और अब ग्वालियर संभाग में उनके भीतर भी विधायकों के सामने यह संकट है कि वह कहां जाएं। उधर जाते हैं तो टिकट नहीं मिल रहा है, इधर ही रहते हैं तो भी टिकट की मुश्किल आ रही है, और चुनाव जीते तो कैसे जीतेंगे। राजनीतिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव अपने क्षेत्र में कितना है, इसका भी ऐसे टेस्ट होना है। शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक जमीन कितनी मजबूत है, यह भी, उसके नीचे आरएस कितना स्वयंसेवकों के साथ खड़ी है। लेकिन करप्शन का मामला, इस मामले को बचा पाने में आरएसएस सक्षम नहीं होता है। और भाजपा के भीतर भी इस बात को लेकर के संकट है कि अगर करप्शन का मुद्दा उठ जाता है तो फिर बूथ मैनेजमेंट भी काम नहीं आएगा। अब बूथ मैनेजमेंट का काम किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने अपने हाथों लिया। और पूरी टीम जो काम कर रही है, जो 5 लोग ऊपर में काम कर रहे हैं, उनके नीचे 15 लोग हैं, उनके नीचे 22 लोग हैं, उनके नीचे धीरे धीरे जिलेवार तरीके से जो पूरे मध्य प्रदेश में विषाक्त बिछाई जा रही है, अगर उसमें कोई एक ऐसा इशू लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ जाए तो फिर मामा के लिए मुश्किल तो जरूर होगा। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह भी हो चला है कि कांग्रेस एक राजनीतिक प्रयोग तो कर्नाटक में आजमाने के बाद क्या मध्य प्रदेश में, जब ये माना जा रहा था कि उसकी राजनीतिक सक्रियता कम हो चली है, खत्म हो चला है,
और इंतजार रहता है कि कब गांधी परिवार से कोई निकल करके जाए और बड़ी रैली हो जाए, जो प्रियंका के जरिए नजर आया। हो सकता है राहुल भी जाए, वहां भी बड़ी रैली हो जाए, लेकिन इन दोनों रास्तों से जीत नहीं मिलता है। जीत चाहिए वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर के, जीत चाहिए वहां के किसी मुद्दे का लोगों के भावनाओं से जुड़ने को लेकर के। और यही वह सवाल जो बेचैनी पैदा कर रहा है भाजपा के भीतर, क्या करप्शन का मुद्दा इस रूप में बड़ा हो सकता है? क्योंकि जब लोक अदालतों के जरिए या वहां पर जो एक पोर्टल तैयार किया गया करप्शन को लेकर के होम मिनिस्ट्री का, उसके भीतर आप रखना शुरू कीजिएगा तो करप्शन वह छोटी चीज है। करप्शन के दायरे में नौकरशाह कितने बड़े तादाद में आते हैं। बहुतों के खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज है, कई मामलों में ईडी के पास भी फाइल पड़ी हो। जो वहां के अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स की तादाद है, जो भाजपा शासित राज्य हैं, चुके इसलिए गारंटी नौकरशाहों से चाहिए, चुनावी जीत मिलनी है। और दूसरे तरफ मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर गंवाने की परिस्थिति में कांग्रेस कमलनाथ के दौर में आ गए, तो कमलनाथ के लिए यह कहीं बड़ा राजनीतिक दाव है। यह इस दाव के आसरे वह अपने बूते कितना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 नए फ्रंट को लेकर के, उसमें बागेश्वर धाम भी है, सॉफ्ट हिंदुत्व भी है। यानी एक तरफ भाजपा जिस रास्ते चल रही है उसी रास्ते को अपने लिए ढाल बनाकर नई राजनीतिक प्रयोग के जरिए खुले तौर पर कमलनाथ ने दिया है। और यह हर कोई जानता है कि इस दौर में जो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय है वह लगभग 20% देश में जिक्र होता है। मध्य प्रदेश के भीतर लगभग 67 सीट पर उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभाव है। छिटपुट प्रभाव सही, लेकिन वो वोट बैंक किसी भी कांग्रेस से हटेगा नहीं। दूसरी तरफ वहां पर इस दौर में इंडिया का कोई दूसरा राजनीतिक दल सक्रिय नहीं है जहां पर किसी तरीके से समझौता करना पड़े। मुकाबला आमने सामने का है। और मध्य प्रदेश की जमीन इसलिए भी मायने करती है क्योंकि हिंदी पट्टी का मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ही सबसे बड़े तौर पर गिना और समझा जाता है। तो हिंदी पट्टी पर काबिज होने का मतलब राजनीतिक तौर पर क्या होता है और कैसे दिल्ली की कुर्सी को पुख्ता करता है, तो दिल्ली की कुर्सी में भी बेचैनी आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।